चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वदेश न्यूज में। और लगातार बजट का विश्लेषण चल रहा है। आज जिस तरीके से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया, बहुत उम्मीदें थीं और जनता को सबसे ज्यादा उम्मीद जो थी कि कुछ महंगाई से राहत मिल जाए। लगातार विपक्ष ने भी इस चीज की मांग उठाई थी, लेकिन वो महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत नहीं मिली। हालांकि विकास की दृष्टि से देखा जाए, जिस तरीके से जगदीश देवड़ा ने कहा भी था स्वदेश न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कि हमने ये पूरा बजट मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर पूरा बनाया है। ठीक है, विकास की दृष्टि से, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी चीजों पर करोड़ों के प्रावधान दिए, करोड़ों का बजट दिया आपने, लेकिन जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी या जनता जो आस लगाए बैठी थी, वो उसे नहीं मिल पाया है। खैर, ठीक है, बहुत सारे लोगों से आज हमने दिन भर चर्चा की है, उनके नजरिए से बजट कैसा रहा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका मैं परिचय करा देती हूं। आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ कल्पना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। कल्पना जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि विधि विशेषज्ञ हैं मयूर मानधनिया जी। मयूर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शिक्षक है हमारे साथ स्मिता आचार्य जी। स्मिता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कल्पना जी आपसे करना चाहूंगी। आज के बजट को देखा जाए, बहुत सारे वर्गों को लिया गया, बहुत सारा करोड़ों का प्रावधान दिया गया। आपके नजरिए से बजट कैसा रहा? जिस तरह से राखी जी, आज के बजट से हमने कल भी इस विषय पे एक चर्चा हुई थी, तब भी हमने यही कहा था कि काफ़ी उम्मीदें ज़रूर लगाई जाएंगी, लेकिन क्योंकि कोरोना काल से सरकार अभी उभरी नहीं है, ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेना तो एक तरह से देखा जाए गलत ही था। वही चीज़ें आज साबित हुई, क्योंकि सरकार ने भले ही प्रावधान लाया हो, अलग अलग विभागों को बजट देने की जो बातें रखी, लेकिन उसके बाद भी ये सब जानते हैं कि पुराना बकाया इतना ज़्यादा सरकार पर इस समय है कि उसका किस तरह से उस फंड का किस तरह से यूज़ विभागों में किया जाएगा, उसको लेकर के आज काफ़ी हद तक वित्त मंत्री जवाब देने से बचते नज़र आए। बजट को अगर फोकस किया गया तो वो उद्योगों को किस तरह से, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किस तरह से किया जाएगा, इन चीज़ों को लेकर के ज़रूर बात की गई। लेकिन महंगाई, 24,200 के आसपास शिक्षकों की भर्ती की बात की गई, लेकिन महंगाई और बाकी विषयों को लेकर के सरकार आज भी जवाब देने से बचती नजर आई। राखी जी, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, क्योंकि प्रदेश का जिस तरह से एक राजस्व घाटे की अगर बात की जाए, वो 2,500 करोड़ के आसपास आज सरकार ने खुद स्वीकारा कि इसके आसपास उनका आंकड़ा गया है। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश से बजट से ज़्यादा उम्मीदें लगाना मेरे हिसाब से संभव नहीं था। वही चीज़ें आज देखने को मिली। राखी जी, बिल्कुल। मयूर जी, क्या लगता है, जिस तरह से आज का बजट आया, आर्थिक रूप से भी हम देखें, इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि कोविड का जो टाइम पीरियड हमने देखा, तो कोविड तो रिटर्न भी हुआ है और वो सब चीजें चल रही हैं, जड़ से खत्म हुआ नहीं और अभी उम्मीद दिखती भी नहीं है। तो इस चीज का रोना तो खत्म करें, लेकिन हाँ, स्थितियां बहुत बिगड़ी थी। उसके बाद उस समय को निकाल कर यदि देखें तो बहुत उम्मीदें इस बजट से थी। आपके नजरिए से कैसा रहा और क्या कुछ और किया जा सकता था? देखिए, बजट को लेकर अगर हम समझें तो ये एक ऐसा बजट है कि जिसमें किसी को कुछ नहीं मिला। हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार करोड़ रुपए उन्होंने बांटे हैं, जो कि एक इतना बड़ा प्रदेश के लिए मैं नहीं मानता कि सक्षम राशि है। अगर हम किसानों को लेकर देखें, शिक्षकों को, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, या हम विधि या अन्य दूसरे क्षेत्रों में देखें, तो इस कोविड के दौरान सभी लोग परेशान हुए हैं और बढ़ती हुई महंगाई का सबसे ज़्यादा फ़र्क आम लोगों पे पड़ा है। और साथ में अगर हम एक उत्पादन की बात करें, जो इस देश के आधार स्तंभ है, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश का एक आधार स्तंभ किसान है। तो जो पेट्रोल डीजल के लगातार भाव बढ़ रहे हैं, जिससे किसान की लागत पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है। लेकिन किसानों को लेकर ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई, ऐसा कोई फंड उनको नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ 4,000-6,000 रुपए की राशि जो केंद्र सरकार दे रही है सम्मान निधि के रूप में, 4,000 आपने कहा है कि हम लगातार देंगे, कंटिन्यू देंगे, इसके अदर दिन कुछ नहीं होता। तो 4,000 रुपये साल भर में एक किसान को मिलना कोई बहुत बड़ी राशि नहीं होती है। शायद ये उसके जो लागत है उसका 1% भी नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें डीजल पेट्रोल के लगातार बढ़ते भाव पर, तो सरकार को चाहिए कि उस पर टैक्स कम करे, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार भाव बढ़ रहे हैं उस हिसाब से किसानों के जो उत्पाद का जो मूल्य है
जो समर्थन मूल्य है उसमें वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि यदि उस पर अगर वृद्धि करते हैं तब तक तो हम मान सकते हैं कि किसानों के हित में कोई फैसला हुआ है, लेकिन लगातार बढ़ते भाव से किसानों की जो लागत है उसको मेल नहीं हो सकता, उसको तोला नहीं जा सकता दोनों पलड़ों में। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि ये बजट आम आदमी के हिसाब से और किसानों के हिसाब से या इस प्रदेश के हिसाब से सही नहीं है, सक्षम नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। स्मिता जी के पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों को हम बता दें कि देखिए 2,41,375 करोड़ का पूरा बजट, जिसमें से 220 नए सर्व सुविधा युक्त स्कूल खोलने की बात हुई है, जिसमें कई सारे स्कूल होंगे। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात ये होती है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर में कैंसर हॉस्पिटल खोलने की बात हुई है कि 2022 से 23 तक का एक टारगेट दिया गया है कि इतने समय में हम पूरा करेंगे। शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, एमबीबीएस की सीट्स बढ़ाई जाएंगी, लोगों की भर्तियां होंगी। देखिए तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाके भी देखना होगा कि जो हर बार के बजट में करोड़ों के प्रावधान आए हैं, क्या स्कूल पहले नहीं थे? क्या जो गांव के स्कूल हैं या प्रॉपर जो एजुकेशन है वो पूरी सक्सेस है? क्या उन लोगों को तमाम चीजें वो पहले मिली हैं जो ये हम नया प्रारूप देख रहे हैं? हम सवाल नहीं उठा रहे, हम एक आम व्यक्ति के रूप में ये देख रहे हैं कि वो जो चीजें आ रही हैं क्या वो पहले इंप्लीमेंट हुई हैं? स्मिता जी, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं, स्कूल खोलने की बात हो रही है, शिक्षा पर निश्चित तौर पर प्रदेश के मुखिया ने बहुत सारी बातें रखी हैं, जोर दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात हुई है, तो एजुकेशन के लिए सरकार ने हमेशा सोचा है। लेकिन आप क्योंकि टीचर हैं, लगता है कि हम यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो दूसरी जगह पर जितने भी स्कूल या गांव के जो स्कूल हैं वो उतने ज्यादा अच्छे हैं और पहले उन पर काम होना चाहिए। मैम बिल्कुल सही कहा, और बाकी जैसे सभी लोगों ने कहा कि बजट में थोड़ी बहुत खामियां हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बजट में बहुत ज़्यादा प्रगतिशील बातें हुई हैं, बहुत उम्मीदें झलकी हैं कि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। और जैसे आपने कहा कि क्या पहले स्कूल्स नहीं थे या वर्किंग कंडीशन नहीं थे, तो हाँ, तो सवाल वही है कि अभी जो कोविड काल आया था, हमने किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा एक काल आएगा। उस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ है, जो टीचर्स हैं वहाँ मौजूद, कितने स्कूल्स में, हर स्कूल्स में उनकी सैलरी पे अफेक्ट हुआ है, उसके बावजूद वहाँ पे वो अपना डिवोशनल एफर्ट्स दे रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जो हम तैयार नहीं थे, ऑब्वियसली हम तैयार नहीं थे, तो ऐसे स्थिति में गवर्नमेंट ने जो हो चुका है उस पर क्या इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट किस प्रकार उस क्षति को कम करेगा, किस प्रकार मोटिवेशनल लेवल बढ़ाएगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा टीचर्स का, ताकि वो और सक्षम बने रहें। ठीक है, आप नए स्कूल्स खोल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड कैसे करेंगे? स्कूल जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं, वहाँ पे ये कोविड काल पे कितने क्लासेस मिस हुए हैं, कितने बच्चे नहीं अटेंड कर पाए स्कूल, उनका ये सत्र खराब हुआ। तो ऐसे सिचुएशन पे किस तरह से उनको इसके ऊपर से निकाला जाएगा, कैसे उन पे बेनिफिट करेंगे, इसके बारे में हमें कुछ अभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे, सीट्स बढ़ाए जाएंगे, एडमिशन्स बढ़ाए जाएंगे, शिक्षाकर्मी भी एडमिशन्स दिए जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट करके उनको ट्रेनिंग के क्या प्रावधान है, और ये ट्रेनिंग कराने वाले स्वयं कितने ट्रेंड हैं, क्या उन्हें अब बदलते तकनीकों का अंदाज़ा है, ज्ञान है, या सिर्फ किताबी बातें हैं? तो ये जो है प्रगतिशील विचारधारा जो बजट में बताई गई हैं, ये वक्त बताएगा कि कितना सक्षम है और कितना कारगर होगा। अच्छा स्मिता जी, एक बात और, 2400 नए शिक्षकों की भर्ती की बात की जा रही है। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि अभी भी हम दूसरे उसमें देखें, स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की, उतने टीचर्स प्रॉपर हैं? और यदि है भी तो क्या उतनी एजुकेशन हमें मिल पा रही? क्योंकि हमेशा आप देखिए, हमने सिर्फ सड़कों पर आंदोलन और प्रदर्शन ही देखे हैं कि प्रॉपर जॉब नहीं है, कभी शिक्षक परेशान होते हैं, कभी अतिथि शिक्षक परेशान होते हैं। तो प्रॉपर हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार भर्ती नहीं करती या कर नहीं सकती, आप वैकेंसी निकाल रहे हैं ना, आपने हम 2400 लोगों को रखेंगे। अब आप इन 2400 लोगों को कब, कहां, कैसे रखोगे? जो पिछले लोग प्रदर्शन करते हैं उनका क्या होगा? ये सब चीजों को भी तो देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा। जो न्यू वैकेंसीज बनाएंगे बोले हैं, तो गत वर्ष में कोविड काल में बहुत सारे जॉब लॉस हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स विदाउट पे हो गए हैं या उनके जॉब लॉस हुए, उनको वापस से जॉब में लाने के लिए या उनको वापस से एस्टैब्लिश करने की क्या पोजीशंस बनेंगी, ये जो न्यू वैकेंसीज बनी हैं उसमें क्या क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई करते हैं, क्या ये डिजिटली एप्ट है, डिजिटली ट्रेंड होंगे, क्योंकि आने वाले सत्र में हमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वही चीज़ जैसे हम बोलते हैं गांव में हमारा मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, तो उन गांव के स्कूलों को अपग्रेड करने की
क्या पोजीशन है, क्योंकि आज भी अगर हम सर्वे करने निकल जाएं तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो गांव में हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, बहुत शैटर्ड है। वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको, वो जो पढ़ा रहे हैं उनको स्वयं नहीं पता, अगर अंग्रेज़ी पढ़ा तो उनको स्वयं नहीं पता उनको किस तरह से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो ट्रेनिंग के मामले में तो बहुत ज़्यादा डीप जाकर हमें उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उसी के बाद ही ये जो दिखा रहे हैं हमें जो बताया गया है वो ज़रूर कार्य रूप में आएगा, बट उसके पीछे बहुत हार्डवर्क अभी करना है। बिल्कुल। कल्पना जी, 2-3 बातें हम लेकर चलेंगे 2-3 पॉइंट्स पर। एक तो पहली बात, कहा गया है कि हम नई सड़कें बना रहे हैं 2441 किलोमीटर की। ठीक है, बनाएं, अच्छी बात है। गैस पीड़ितों को पेंशन देने की बात करी है, पुजारियों को मानदेय देने की बात करी है, और इसके बाद जो मुख्य फोकस इनने डाला है वो कैंसर हॉस्पिटल यानी हेल्थ की दृष्टि से और एजुकेशन की दृष्टि पर लेकर आए हैं। किसानों को बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, यथावत जो पहले था 0% पर ब्याज दर उनको देंगे, और सालाना जिस तरीके से मयूर जी ने भी कहा कि सालाना 4000 आप दे रहे हो, और किसान का आंदोलन लगातार जो हम देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति हमने देखी, तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसी राहत नहीं है। क्या लगता है कल्पना जी, सड़कों से लेकर हम शुरुआत करें, सड़कें हो, गैस पीड़ितों की पेंशन हो, पुजारियों का मानदेय हो, और फिर हम हेल्थ और इस पर आ जाएं, तो कितना इंप्लीमेंट हो पाएगा और सरकार इसको करने की मतलब पूरा कर पाएगी? क्योंकि जितने 1000 करोड़ का ये बजट है, सरकार के पास खुद भी उतना कर्जा है। राखी जी, जिस तरह से आपने अभी सड़कों की बात की, हाँ। मैं क्योंकि कुछ ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज को जानती हूँ, जिस तरह से रोड बनाई गई इस समय ठेकेदारों की जो कंडीशन है वो वाकई में ही इतनी भयानक है, क्योंकि उनसे काम अति में करा लिया गया है। सरकार के पास पिछले 2 या 3 सालों से फंड का अभाव रहा, उस बीच उनके टेंडर्स कोट हुए, काम भी दे दिए गए, काम कर लिए गए, लेकिन जब उनको रिटर्न करने की बारी आई तब सरकार के पास उतना फंड नहीं था। तो ऐसी स्थिति में आज नोटिस पे नोटिस, अगर आप पीडब्ल्यूडी का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, क्योंकि मैं उस विषय में जानती हूँ और मैंने बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स से, बहुत सारे ऐसे ठेकेदारों से बात की जो आज इस कंडीशन में हैं कि वो मानसिक रूप से अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत मोटा पैसा उनका ऑलरेडी ही फंस गया है। लेकिन और नए काम के जो टेंडर कोट हुए उनको गाइडलाइन दे दी गई है कि आपको इतने दिन के अंदर वो कंप्लीट करना है, जबकि पुराना पैसा उनके पास आया नहीं। ऐसी कंडीशन में आप ये उम्मीद तो लगा ही नहीं सकते कि वो नए कामों को सही तरीके से कर पाएंगे। तो काफ़ी हद तक जो पुराना, अगर क्योंकि इतना मोटा बजट हमारी सरकारों के पास इस समय नहीं है, ऐसी स्थिति में आप उनको ये कह दें कि आप सड़कों को बहुत अच्छी कर लेंगे या बहुत सारा पैसा उस पर खर्च कर सकते हैं। देखिए, जो स्मार्ट सिटी एक प्रोजेक्ट आया वो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि पीडब्ल्यूडी, क्योंकि देखा जाए तो दोनों सेम ही इक्वली काम करते हैं, दोनों का ही सेम मोटिव है। ऐसी स्थिति में क्योंकि पीडब्ल्यूडी के पास बहुत मोटा पैसा ठेकेदारों को वो दे नहीं पा रहे थे, ऐसी स्थिति में एक नया स्मार्ट सिटी के नाम पे एक बनाया गया ताकि उसके थ्रू नई कंपनी से काम कराया जा सके। लेकिन क्योंकि दोनों ही विभागों में आज कंडीशन उस स्तर पे पहुंच गई है कि जितने भी ठेकेदार हैं वो पुरानी बड़ी बड़ी कंपनीज आज पीछे बैकफुट पे आ गई हैं, काम जो चल रहे थे, रनिंग में थे, वो रुक गए हैं। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझती हूँ जब तक आप बकाया जो है उनका नहीं लौटाएंगे तब तक आप ये उम्मीद कर सकेंगे कि और नई चीज़ों पे काम किया जा सके। दूसरा, राखी जी, अभी जिस तरह से किसानों की बात होती है, जिसको मैं अक्सर सुनती हूँ कि 4000 की जिस तरह की आज बात की गई, स्टेट गवर्नमेंट देगी, 6000 ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट से दिए जाते हैं, 4000 स्टेट देगी तो उनको 10,000 उनका पर मंथ का, पर ईयर का हो जाता है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ऐसे बहुत सारे बेरोजगार हैं, किसानों के पास खेती एक माध्यम है, उससे वो मेहनत करके उनका अपना माल है, जैसे मर्जी वो मार्केट में उसको बेचे, ये काफ़ी हद तक उन पर खुद निर्भर करता है। लेकिन जो बेरोजगार हैं उनके बारे में अगर 10,000 रुपये 6,000 गवर्नमेंट से और इस तरह से आप उनको देते रहेंगे तो बाकी लोगों के बारे में उनका, आप एक तरह से देखा जाए तो जो लोन है आप वो भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन बेरोजगारों का क्या होगा? क्योंकि अगर हम इन्हीं मदों में पैसा, अक्सर क्योंकि कृषि पे एक बहुत मोटा बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक मोटा बजट दे दिया, क्योंकि वो नाराज हैं आपसे, इसीलिए आप बहुत मोटा बजट दे देते हैं। लेकिन क्या बाकी सब लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, अपनी मांगे रखनी पड़ेगी, तब
आप उनके लिए प्रावधान लेके आएंगे कि उनको किस तरह से फंड दिया जाए। तो प्लीज़ समझने की आवश्यकता है कि किसी एक विभाग पे फोकस ना किया जाए, अन्य बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनको आज बहुत आवश्यकता है, एक बहुत मोटे फंड की आवश्यकता है, क्योंकि पुराना ही उन पे इस तरह से हावी हो चुका है, ना सैलरीज विभागों को दी जा रही है, ना काम किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से मजदूरों की कोरोना काल में नौकरियां छूटी, वो मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, वो अपने अपने स्टेट में आ गए। आज मध्य प्रदेश में अगर आंकड़े देखे जाएं 2 लाख से ऊपर ऐसे मजदूर हैं जो प्रदेश में हैं, उनके बारे में कोई आंकड़ा नहीं लाया गया, उनके बारे में कोई ऐसी डिस्कशन आज नहीं हुआ, बजट में कोई इस तरह का प्रावधान नहीं रखा गया। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की, जो बहुत आवश्यक एक स्थिति आज होनी चाहिए थी। आज जिस तरह से हमने जब देवड़ा जी से ये सवाल पूछा, क्योंकि कुल जो बजट का है वो उसमें से 40% आप जो शासकीय कर्मचारी हैं उन पे खर्च कर देंगे, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सिर्फ 60% जो फंड है वो प्रदेश की जनता पे खर्च किया जाएगा। तो देखा जाए तो वो तो कुछ भी बजट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा स्पष्ट स्थितियां नहीं दी गई हैं बजट में। राखी जी बिल्कुल ठीक है, समय की भी सीमा है। मयूर जी, इन्हीं सब चीजों को लेकर आपका भी मैं वक्तव्य जानूंगी, चाहे वो गैस पीड़ितों को पेंशन देने की बात हो, पुजारियों को मानदेय की बात हो, या फिर किसानों की बात हो। और इसके साथ साथ महंगाई से तो राहत जनता को मिली नहीं है, ये बहुत बार लगातार हो गया, मांगने के बाद भी नहीं मिला, तो उसे तो हम एक तरफ रखें, उसकी उम्मीद भी नहीं है, आगे शायद मिल जाए, स्थितियां ठीक होंगी तो। लेकिन इन तीन चीजों को जो जोड़ा गया है, लगता है कि कुछ राहत मिल पाएगी? देखिए, गैस पीड़ितों के लिए राहत की बात है तो उसके लिए एक अलग से विभाग भी बना हुआ है और उन्होंने उसमें फंड मोबिलाइज किया है। यदि वह चाहते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट कर दें और एक बार में ख़त्म हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उस कोष में पैसा नहीं है, उस कोष में पैसा भी है, लेकिन सरकार चाहती नहीं है उसको ख़त्म करना, क्योंकि वो एक वोट बैंक का बहुत बड़ा साधन है। सरकार कोई की भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो या उनके घटक दल हो, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण वो नए नए पैतरे आजमाते हैं और हर बार बजट में चुनाव आने वाले होते हैं, क्योंकि अब भोपाल में नगर निगम के चुनाव है। तो ऐसी स्थिति में ये हम मान सकते हैं कि ये सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है। लेकिन अब हम दूसरी तरफ बात करें, पुजारियों के मानदेय की बात करें या फिर किसानों की बात करें, तो देखिए पुजारियों को मानदेय पहले भी मिलता था, आज भी मिल रहा है। पुजारियों के पास ये है कि जैसे जैसे मंदी आती है या लोगों के काम कम होते हैं तो आदमी मंदिर जाता है और मंदिर में भगवान के हवन पूजन करवाता, तो एक सोर्स ऑफ अर्निंग तो उनकी जनरेट होती है। आप उसमें एक अलग से मानदेय बनाते हैं। हाँ, कुछ मंदिर होते हैं या कुछ लोग होते हैं जिनके पास नहीं जाता है आदमी, या जिनकी जीविका ही उसी से चल रही होती है, तो वहां तक तो ठीक है। तो ऐसे उनको चुनने के लिए भी सरकार को कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे दूसरी जगह उससे बर्डन शिफ्ट हो सके। सरकार ने अपने पूरे बजट में यह नहीं बताया कि उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है। बिल्कुल ठीक, रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे, क्योंकि जो टैक्स लगा रहे हैं हमारे ऊपर, सरकार को चाहिए कि टैक्स सूर्य जैसे हमसे, जो सन होता है सूर्य, जो जैसे वो हमसे कर लेता है। सरकार सूर्य कैसे कर लेता है, पानी इवोपरेट करता है, हाँ पानी इवोपरेट करके, बिल्कुल बिल्कुल पानी को इवोपरेट करता है और जहां पर जरूरत होती है वहां पे बरसाता है, पता भी नहीं चलता कि कब उसने ले लिया। लेकिन सरकार का ऐसा कोई मुद्दा, सरकार के पास ऐसा कोई वो नहीं है कि जिससे बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो देखिए लगातार बजट पर विश्लेषण चल रहा है, चर्चा चल रही है और बात इतनी सी है कि स्टैंड क्लियर होना चाहिए। सरकार के पास वैसे भी कर्ज बहुत है और कर्ज के साथ साथ देखिए 2,41,375 करोड़ का जो बजट लाए हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन महंगाई से राहत नहीं मिली। क्या आगे उन पॉइंट्स को लिया जाएगा? बहुत सारे सुझाव दिन भर की चर्चा से निकले हैं, विश्लेषण लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।